तो व्हाट इज की मैट्रिक्स फॉर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या क्या चीजें। देखिए बहुत सी कंपनी क्या होती है, सिंगल स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट करती है। मोस्ट कंपनी इन अ सिंगल स्टेप प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कंपनी एड ऑल देयर इनकम फ्रॉम दे रिड्यूस ऑल देयर एक्सपेंस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है। कुछ कंपनीज क्या होती है, मल्टीपल स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे भारतीय एयरटेल का एग्जांपल अपन देख रहे हैं यहाँ पे, वो मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग आइटम कैलकुलेट होता है, जिसको नॉन ऑपरेटिंग आइटम कॉमनली रिफर एज इबेटा। ठीक है। क्या होता है कि कुछ केसेस में कंपनी नहीं प्रेजेंट करती मल्टी स्टेप स्टेटमेंट, तो आपको एज ए एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, भारतीय एयरटेल लिमिटेड रिड्रॉ बाय एनालिस्ट टू कैप्चर सम मोर प्रॉफिट मैट्रिक। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग इनकम, टोटल रेवेन्यू, नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सेस चार्ज, लाइसेंस फीस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सेल्स अदर एक्सपेंसेस, इबिटा, इबिट, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल इनकम, नॉन ऑपरेटिंग। इससे ये जो स्टेटमेंट है, इसको एक से दो बार रीड करना है। ठीक है। जैसे कहा, देखिए यहाँ पे करंट टैक्स, ठीक है, डिफर टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स इम्पैक्ट ऑन एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये कैसे किया गया, ठीक है, ये मल्टी स्टेप्स है। ठीक है। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट ये स्टेटमेंट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको समझना तो पड़ेगा। ठीक है? तो जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वो मल्टी स्टेप स्टेटमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है पहला, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। कितना गुड्स और कितना रेवेन्यू आया, ठीक है, वहां से। सुटेबल मैट्रिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ग्रॉस प्रॉफिट किसके लिए सुटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इट रिफर टू द सरप्लस दैट कंपनी कैन यूज टू मीट इट फिक्स एक्सपेंस। ठीक है। इन केस ऑफ इंडियन कंपनीज दे डू नॉट डिस्क्लोज डायरेक्ट कॉस्ट सेपरेटली, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस मैट्रिक्स। अब देखिए इबिट क्या होता है, इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो अपन पेड करते हैं, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज अफेक्टेड बाय, जो अपना नेट प्रॉफिट होता है वो किससे अफेक्ट होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइज। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ड्रिवन बाय द फंडिंग चॉइस ऑफ कंपनी, while depreciation and amortization are driven by accounting choice। ठीक है। In term of methodology, estimate of useful life, सिमिलरली कंपनी में ऑल्सो आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट इनकम, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी जनरेट हो रही है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी जनरेट हो रही है। ठीक है। विच आर अगेन ड्रिवन बाय चॉइस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, आपने कौन सी ट्रेजरी मैनेजमेंट चूज की है उसके अनुसार आपको कौन से इन्वेस्टमेंट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो रही है। ऑल दिस आइटम अफेक्ट अ प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बिटवीन अ टू कंपनी। ठीक है। एनालिस्ट क्या करते, कंप्यूट करते एडजस्टेड एबिटा। ठीक है। एबिटा ऑल्सो सर्व एज प्रॉक्सी फॉर कैश प्रॉफिट अर्निंग बाय ऑपरेशन। ठीक है। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इबिट यूजफुल है, लेकिन इट ओमिट द फैक्टर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जो रिकरिंग इन नेचर है। तो कुछ कई बार क्या होता है कि ये इग्नोर करते हैं एक्सपेंडिचर जो मिसलीडिंग रिजल्ट। तो
एनालिस्ट एबिट यूज करते हैं, ठीक है, विच टेक इनटू कंसीडरेशन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एज एक्सपेंस, ठीक है, एज एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। मोस्ट एनालिस्ट क्या रिफर करते हैं, एबिट एज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। दिस मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मल्टीपल इंटरप्रेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे एक्सेप्शनल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम जो अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को। तो एनालिस्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको कैलकुलेट करना है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो एलिमिनेट करेगा द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है। कैलकुलेटिंग द इंपैक्ट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम ऑन नेट प्रॉफिट टू फैक्टर इन देयर टैक्स इंपैक्ट, वो टैक्स इंपैक्ट में भी कुछ फैक्टर्स डालते हैं, ठीक है। This is typically done by multiplying the exceptional item with effective tax rate, ठीक है। Adjusted profit after tax may involve some arbitrary adjustment that require analyst judgment as all necessary number may be not available। जैसे काम बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें ना, इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन जब करेंगे ना चैप्टर से, यानी बुक से। और एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो होती ना, जैसे इस चैप्टर 8 की बात बता रहा हूँ, कुछ चीजें आपको बाहर से भी समझनी पड़ेगी, यानी कि अ, थोड़ा सा इस चैप्टर में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बाहर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इस बुक में थोड़ा सा इस चैप्टर में यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अ, कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़े शॉर्टकट में दी गई है, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट है, यहां तक अपन समझ गए, लेकिन इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर की इक्विटी, जैसे अपन ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का भी है ना, वैसे ही यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी। ये क्या होता है, IND AS1 require company to present statement of change in shareholder equity to show the impact of various type of transaction on various component of shareholder equity, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, यहाँ पे भारतीय एयरटेल का एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन भारतीय एयरटेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है। ये शेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटीज के बारे में दिया है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ठीक है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज हैं, थोड़ा जूम करूंगा तो ये साइड हो जा रहा है। बस इसको समझिएगा ना, नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर्स है ना, मार्च 2018, यहाँ पे 2000 एज ऑफ मार्च 2019 दिया है, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, अमाउंट दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, ठीक है, जनरल डिबेंचर्स, कैपिटल फ्री रिजर्व, ठीक है, बेस पेमेंट, इस टाइप से पूरा दिया हुआ है। टोटल इक्विटीज यहाँ पे दी है, ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना, इसको देखिएगा। अब ये तो एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है। हेलो सर। यस यस। सर ये जो चेंज इन इक्विटी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है तो उसमें वो जब कंपनी कोई बायबैक भी करती है या फिर बोनस या राइट इशू करती है तो हाँ वो हाँ टाइम पे जो होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे ना, हाँ, क्योंकि वो वो अभी इक्विटी देखते में हैं, हाँ चेंज हो रहा है हाँ तो। हाँ 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 हाँ। ओके। देखो क्या हुआ इसलिए, ठीक है ये, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जैसे आपने जो बोला, वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। जो वेरियस जो अपन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे आपने जो बोला, यहाँ पे होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट होता है बेसिक ऑफ कैश फ्लो, जैसे जनरेटिंग कैश इज क्रिटिकल फॉर्म लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट डू नॉट फोकस ऑन कैश फ्लो। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि कैश फ्लो के बारे में ज्यादा आपको डिटेल में पीएनएल और बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग उसमें होती है एक्यूरल बेसिस में। ठीक है, अंडर एक्यूरल बेसिस इनकम इज रिकॉग्नाइज। ठीक है, व्हेन इट इज अर्न रेदर देन व्हेन इट इज रिसीव। ठीक है, आपने इनकम अर्न की उसके बारे में जानकारी देगा, लेकिन आपने रिसीव कब किया उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो इनकर्ड हो रहा है, लेकिन कब आपने पेड किया उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो में इसको समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक बिजनेस है, एक कोई बिजनेस है, उसने परचेज किया कैश में 80,000 रुपीज का और सेल किया 1 लाख में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। ठीक है, तो बिजनेस वुड एबल टू टच दैट कैश एज अ मनी ऑलरेडी कम। बट अब समझिएगा, व्हेन परचेज इज डन ऑन कैश, आपने खरीदा कैश में, आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में, उधार में, प्रॉफिट तो 20,000 दिख रहा है, लेकिन आपको रियल में कोई पैसे थोड़ी मिले, आपने उधार में दिया। कस्टमर, बिजनेस को कस्टमर से लेना है, अगर कस्टमर नहीं दे पाया तो हो सकता है कि जो आपने 80,000 रुपीज का सेल जो किया है, यानी आपका तो मूलधन 80 लगा ना, 1 लाख तो छोड़ो, आपको 80,000 जो लगे थे वो भी लॉस हो जाए। ठीक है, तो आपको पीएनएल एंड बैलेंस शीट के साथ कैश फ्लो जनरेटेड बाय बिजनेस को भी असेस करना है। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ कैश वाइल देयर में भी प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा लेकिन पेपर प्रॉफिट होगा, कोई रियल प्रॉफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाला आता है क्वेश्चन है, रियल प्रॉफिट, पेपर प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपको सामान दिए, ठीक है, यस, क्वेश्चंस तो कोई? मतलब जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम लोग उसको रियल प्रॉफिट नहीं बोल सकते ना। नहीं, रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड हो गया है, आपको मिला ही नहीं है। अच्छा, आपने मतलब रिसीव नहीं हुआ है। आ, मैं तो आप मैंने आपको 80,000 का मैंने कुछ सामान खरीदा, आपको 1 लाख रुपए में सेल कर दिया, लेकिन मैंने आपको क्रेडिट में सेल किया है, आपने अभी तक मुझे वो 1 लाख रुपीज रिटर्न नहीं दिए हैं, यानी कि मुझे क्रेडिट में है तो उसका पेमेंट आपने मुझे दिया नहीं है। अच्छा, मतलब वो क्रेडिट पेमेंट जब रिसीव होगा तब हम लोग उसको रियल तब प्रॉफिट तब में तब इंक्लूड तब कर तब सकते हैं। हाँ, तब वो इसलिए कैश फ्लो देखा जाता है। तो फिर लेकिन तब क्या, तक हम लोग फिर वो क्या करके मतलब ये कैश करेंगे? फ्लो स्टेटमेंट आपको चेक करना है, कैश फ्लो। ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा सा चीज है ये, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव, आउटगोइंग कैश इज निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। The net profit of company can be converted into operating cash flow number by adding back non-cash expenditures such as depreciation and amortization and change in account receivable and payable। आपको बस ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या होता है, इनकमिंग कैश पॉजिटिव, आउटगोइंग कैश निगेटिव। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या होता है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो बाय करते हो असेट्स को, तो क्या होता है बताइए? अपन तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना डेली, कैश आउट ट्रेडिंग भी। होती है। हाँ, तो उसको निगेटिव कैश फ्लो बोलते हैं ना, हम्म। उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कैश फ्लो। निगेटिव कैश फ्लो क्योंकि हमारे पास पैसे थे, हमने दिए, तो निगेटिव। सेल करते हैं असेट्स को तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो उसको पॉजिटिव कैश फ्लो बोलते हैं। ये आता है क्वेश्चन। और
बहुत कंफ्यूज करता है। फिनेंसिंग कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी, आपने बोरो किया पैसा और इशूइंग एक्सपेंडिंग इक्विटी, पॉजिटिव कैश फ्लो। रीडीम किया डेब्ट और इक्विटी, निगेटिव कैश। ठीक है, इसमें से आया क्वेश्चन, कल कल हुई मेरी एग्जाम, 58 क्वेश्चन आए बराबर। इसमें से हाँ ये आया था फाइनेंशियल कैश फ्लो, मतलब ये आया था बोरोइंग मनी एंड इशूइंग एक्सपेंडिचर इक्विटी कौन से कैश फ्लो में रिकॉर्ड किया जाता है, ऑपरेटिंग में, हाँ, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंशियल में? फाइनेंशियल ये नहीं था। आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। हम्म। आपने कल फोन लगाया था मुझे, मैं हम्म। आपको कॉल बैक नहीं कर पाया कल। हाँ मुझे लग रहा था बेजान लोग। हाँ, और बोल मैं दिया मॉर्न फिर। हाँ 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 हाँ। तो ये आता है क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं ना, डिफिकल्ट चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। ये इजी इजी पूछता है, जैसे ये आया है, ये यहां से आता है क्वेश्चन। फिर ये स्टेटमेंट को अगर आप केवल देख लो, इसमें देख के घबराने का नहीं है, इसको केवल देख लो और छोड़ दो। बस देखना है ऐसे कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई बिजनेस कंटिन्यूअसली रनिंग कर रहे हैं निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर सेवरल ईयर, तो क्या हो सकता है? सिग्नल ऑफ रिस्क, कंटिन्यू निगेटिव कैश फ्लो, यानी कि पैसे ही नहीं आ रहे उनके पास, इन टर्म ऑफ कैश। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it will turn into positive cash flow business or die down in the absence of cash। या तो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करके देना होगा, कैश फ्लो की बात हो रही ना। जैसे यहां पे दे रहा है किंगफिशर एयरलाइंस, फिनेंशियल स्थिति देखिए इसकी। 2013 2009 में नेट प्रॉफिट क्या था? माइनस 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 माइनस। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 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 माइनस। तो जो पैसे आते थे, द एयरलाइन वॉज बोरिंग मनी टू पे इंटरेस्ट, यानी कि आप ये सोच रहे हैं क्या लिखा हुआ, बोरोइंग मनी टू पे इंटरेस्ट। आप उधार लेके इंटरेस्ट पेड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सेम केस जेट एयरवेज में भी हुआ था कि आपको फर्दर कैश मिलना बंद हो गया, स्टेट बैंक ने बोला ना नहीं देंगे हम पैसा। दोनों कंपनी का वही हाल था। ठीक है, जब भी अपन बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अपने को कैश की जरूरत है। तो निगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आर फिनेंशियल थ्रू आइदर पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो बैंक बैलेंस और पॉजिटिव फाइनेंशियल कैश फ्लो। ठीक है, बिजनेस दैट डिपेंड एक्सेसली ऑन बोरोइंग बोरोड फंड टू एक्सपेंशन हैव टू सीन विद कॉस्ट। ठीक है, जो बहुत ज्यादा उधार लेते हैं, एक्सेसली, एक्सेस, बहुत ज्यादा ले लिया आपने। ठीक है, और एक्सपेंशन भी आप बहुत बड़ा कर रहे हो ना, तो आपको एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सम ऑफ द पॉइंट जब अपन कैश फ्लो देखते हैं तब, लुकिंग एट नेट कैश फ्लो कुड बी डिसेप्टिव। ईच ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल, तीनों को एनालाइज करना इंडिपेंडेंटली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस हैज टू फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड रिकरिंग कैश, non-recurring and extraordinary item, the impact of cash flow should be recognized and adjusted। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट था पॉइंट मैंने बताया, इसको एक बार रीड कर लेना, ये देखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट केवल डराने के लिए दिया। ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं आते हो वहां से। नोट टू अकाउंट, नेक्स्ट, कंपनी ऑल्सो हैव टू गिव डिटेल नोट, specify their accounting policy, providing detail of information containing in 4 statements. First, significant accounting policies.
There are multiple way to account for item or it's critical for analyst to know what methodology the company has adopted to account item. कौन सी मेथड यूज की हो आप अकाउंटिंग करने के लिए, उसको एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को देखना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है फॉर डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये यहां से क्वेश्चन आएगा बॉस, आता है। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी as defined in the annual report would define how the item is treated by the company। ठीक है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज की है, देखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? द वे कंपनी अकाउंट फॉर वेरियस P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर सिंगल आइटम। Analysts should know particular business is treating like that। Company also required to mention clearly। कंपनी को भी मेंशन करना है कि आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है क्या प्रीवियस ईयर से। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअस चेंज कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसी, मीन जब समझ में नहीं आया चेंज कर दी, सस्पिशियस होते हैं, क्लोजर स्क्रूटनी करनी पड़ती है उस कंपनी की। मेरे ख्याल से सर यहां से भी क्वेश्चन आया होगा। इसमें से है वो जो एनएसएम की वर्क मॉक टेस्ट है ना, 30 क्वेश्चन रहते हाँ वो हाँ हाँ। साइट पे। वो अच्छा 30 में आपने से उस, मोस्टली 50 नहीं, 30 ही क्वेश्चन है, एक ही टेस्ट है, तो उसमें हाँ से हाँ, 15 क्वेश्चन उसमें से आ गए। अच्छा 50% एज इट इज, मतलब सिर्फ आंकड़े चेंज हुए, कंसेप्ट वही, कुछ अच्छा, कुछ। हम्म। इसमें से आया 30 कुछ? नहीं, ये बॉक्स में से नहीं आया, उसके नहीं है, पहले इसमें से आया। ओके, ये आता है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, फिर होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। यहां से ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है और डिफिकल्ट भी। इजी इन द सेंस कि अपन जो चीजें सिंपली समझी जा सकती है उनके आंसर तुरंत बनेंगे आप। ठीक है, और डिफिकल्ट ऐसे या तो बनेंगे या तो छोड़ दो, ऐसा वाला भी स्थिति आता है। Contingent liability are liability that are maybe incurred by entity depending on the outcome of certain future। कोई फ्यूचर इवेंट आने वाला है जिसके लिए एक लाइबिलिटी आपको लगेगी। जैसे आपने कोर्ट केस लड़ रहे हो, which may result into a substantial loss for company। If the case is lost, the liability are not recorded in company account and generally recorded in the note to account। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग लॉ सूट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स अथॉरिटी के साथ, बैंक गारंटी आपने प्रोवाइड की है, वारंटी क्लेम, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और केस, गवर्नमेंट पॉलिसीज या एफ फॉरेक्स के चेंज होने से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव स्टेटेड दैट दे डोंट सी एनी लाइबिलिटी सेटलिंग अगेंस्ट देम। ठीक है, लेकिन आपको तो डिटेल में देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में उसका क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, contingent liability is largely in comparison to P&L और बैलेंस शीट आइटम ऑफ लिक्विड। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ये आता है क्वेश्चन, व्हाट इज विच इज नॉट अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो ये चार ऑप्शन दिए रहेंगे, या इनको याद कर लीजिएगा। तो इनमें से जो नहीं है वो नहीं है, विच इज नॉट। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ठीक है, सिंपली एनालिज एज अ any asset or liability that doesn't appear on company balance sheet is a off balance sheet। जो आपके कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं है वो ऑफ बैलेंस शीट। लोन टेकन आर पार्ट ऑफ लाइबिलिटी इन बुक ऑफ कंपनी। ऑपरेटिंग सी विच इज अल्टरनेटिव वेट ऑफ फाइनेंसिंग asset of balance sheet। contingent liability also off balance sheet if company has entered in a derivative contract to trade or hedge position। वो भी बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होती है और वो वुड बी कवर अ नोट अकाउंट इन एनुअल रिपोर्ट में शो होती है। ठीक है, तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। आपको कुछ पॉइंट जो कीप इन माइंड व्हाइल लुकिंग एट फाइनेंस। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैन बी इंटीमेटिंग इफ टर्मिनोलॉजी आर नॉट नोन। अपने को टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, उसकी लैंग्वेज नहीं पता है, तो क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उसकी लैंग्वेज जब अंडरस्टूड हो जाती है, ठीक है, या अपन कैलकुलेशन में थोड़ा अच्छा करने लगते हैं तो बढ़िया बनने लगता है। ठीक है,
कोई स्टेटमेंट में रीड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। नंबर कैन बी मेड टू लुक गुड बाय मेकिंग assumption और क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इन नोट टू अकाउंट आर वेरी यूजफुल ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कितना पढ़ा। कई कई बार होता है ना, किसी का नाम देख ले तो अरे इन्होंने लिखा है तो बढ़िया होगा, देखिए अकाउंटिंग अच्छे से की गई होगी। कोई नया इंसान है, उसने की है तो थोड़ा अपने को भी ध्यान रखना होगा। चेंजिंग अकाउंटिंग पीरियड कैन लीड टू कंफ्यूजन while comparing previous year number, ठीक है। ऑफ आइटम कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट, दे आर नॉट स्टडी प्रॉपरली, ठीक है, ये इस पे कुछ कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ईयर आफ्टर ईयर इज द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। मीन्स कोई कंपनी कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, उनके सेल अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छा है, नेटवर्थ अच्छा है, डेब्ट रिड्यूस हो रहा है, इंप्रूव मार्जिन, फाइनली इंप्रूव रेट ऑन नेटवर्थ, RONW, ठीक है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अब अपने को नेक्स्ट है रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कंपनी मैनेजमेंट। द ऑडिटर वेरीफाई द अकाउंट टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट आर ट्रू एंड फेयर ऑफ द अकाउंट। It is important to note that auditor opinion are based on information provided to them, ठीक है। ऑडिटर का ओपिनियंस, यहां से क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या आएगा मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ऑडिटर ने अगर कहा क्लीन रिपोर्ट दी है, ये क्वेश्चन आया होगा सर, यहां से क्वेश्चन आया होगा क्योंकि हर बार आता है। हाँ, ऑडिटर का आया था एक क्वेश्चन। हाँ, ये आता है क्लीन रिपोर्ट हाँ मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने को, नो इशू विथ रिपोर्ट। फॉर्मेट कंटेंट सब क्लियर है, फेयरली स्टैंडर्ड है, मोस्टली लुक द सेम अक्रॉस द कंपनी, ठीक है। ये क्लीन रिपोर्ट होती है। डिस्क्लेमर जब देते हैं ना, तो ऑडिटर प्रोवाइड डिस्क्लेमर व्हेन दे आर अनेबल टू वेरीफाई, किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर पाए, या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट को, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तीन चीजें होती है डिस्क्लेमर से आता है कि वेरीफाई नहीं कर पाए, या फिनेंशियल और कोई अकाउंटिंग का कुछ इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो डिस्क्लेमर देते हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट, qualified report is given when auditor are convinced that whole or part of financial statement do not reflect true and fair view, ठीक है। अपन सोचते हैं क्वालिफाइड मीन्स बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कोई सही और फेयर व्यू नहीं दे रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ऑडिटर जो है वो डिसएग्री कर जाएगा आपके साथ विथ अकाउंटिंग पॉलिसी बीइंग फॉलोड बाय कंपनी इफ दे बिलीव दैट देयर आर सम अदर सीरियस डिस्क्रिपेंसी। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देते हैं ऑडिटर, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियंस और क्वालिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर वुड इलोबरेट, आपको डिटेल में इलोबरेट करेंगे रिपोर्ट में कि भाई या क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है ये। तो ये तो बॉक्स बना देता हूं, ऑलवेज क्वेश्चंस आते हैं इनसे हमेशा, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजिंग रेशो। अब देखिए यहाँ पे रेशोस के क्या 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 यूजेस है। पहला, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। रेशो एनालिसिस हेल्प अस ऐड मोर पर्सपेक्टिव व्हाइल डिस्क्राइबिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायग्नोस्टिक स्टडी, व्हाट वर्क और फेल टू वर्क फॉर अ कंपनी, ये होती है डायग्नोस्टिक स्टडी। ये आएगा, अगर नहीं आया क्वेश्चन तो इससे आता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या डिस्क्राइब कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायग्नोस्टिक में क्या काम कर रहा है और क्या फेल कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, आप बिहेवियर पता कर सकते हैं, स्टडी द बिहेवियर ऑफ डाटा, ठीक है। Although two of year of data inadequate to do thorough study, we can get some initial assessment of behavior of various व्यक्ति at, यानी कि ठीक है 2 साल के रेसोस काम के नहीं होते, हो सकता है वो बोलेगा 5 साल, लास्ट के 5 साल का स्टेटमेंट अपने को देखना, प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये तीन चीजें होती है
डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव। अब देखो कॉमनली यूज रेशोस, तो यहां से तो अब सर क्वेश्चन की बरसात होती है। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में क्या क्या डिफाइन करता है कि हाउ प्रॉफिटेबल द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी और ऑन पर रुपीज ऑफ सेल, कितने 1 रुपए के सेल में, पर रुपीज के सेल में कितना प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और प्राइसिंग प्रेशर है बिजनेस में, तो प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी। बिजनेस यूनिक है, सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा करेगी। ठीक है, और वेरी हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करती लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि न्यू एंट्रेंट और कंपटीशन, रेवेन्यू और प्रॉफिट विल मॉडरेट। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी कैसे निकालते हैं? ईबीटा और नेट प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। ठीक है, तो फर्स्ट होता है ईबीटा, कैसे निकालते हैं? ईबीटा डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो निकलता है ईबीटा मार्जिन, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी। अब फर्म विथ, अब देखिए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्म हायर ईबीटा मार्जिन जिसकी हाई होगी वो ज्यादा इफिशियंसी से काम कर रही है एज कंपेयर टू पीयर ग्रुप। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसकी ईबीटा मार्जिन हाई होगी वो ज्यादा इफिशियंसी से काम। ठीक है, पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल, नेट सेल, तो वहां से निकलेगा पैट मार्जिन। ठीक है, शेयर होल्डर ऑफ बिजनेस गेट ड्यू ओनली एट द एंड आफ्टर पेइंग ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। This would like to know how much business generated by the company actually come their way. तो पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल। ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे, बहुत बहुत सारे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसने ही पागल किया सर ये रेशो ने। डायरेक्ट ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे हाँ, और ये आरओई, डायरेक्ट वो आरओई, मतलब समझे पूछा ईपीएस। उन्होंने एक्चुअली। हाँ आरओई, डायरेक्ट मतलब आरओई, एक क्वेश्चन आरओसी। पूछा है और उस पे ही दो, वो एक आंसर निकालने के लिए हम लोग को दो एक्चुअली रेशियोज यूज करना है, ऐसा है। हाँ होता है, होता है, दो बुक रेशोज यूज करने पड़ते हैं। और बुक इसलिए तो वैल्यू ने मैंने, इतना पागल किया, हर हाँ जगह बुक वैल्यू घुसा दी उसने। हाँ, वो बुक वैल्यू भी पागल, यानी कि वो, यानी कि कंफ्यूज हाँ, करता है बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पार्ट घूम गया था सर्कल में। होता है, इसलिए छोड़ दिया। हाँ, कोई जानबूझ के बात मैंने नहीं। एग्जाम रखी थी बीच में, क्योंकि फिर फोकस करते आता कि कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। और पहले नहीं, तो हमें वो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, उसमें मतलब समझते नहीं कि हम लोग को अगर एक रेशियो ढूंढना है तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यू लगेंगे, अगर मतलब हाँ बाहर हाँ में हाँ जाएंगे हाँ हम लोग हाँ हाँ तो। हाँ। और ना मतलब कोई, वैसे सब पढ़ा हाँ, है लेकिन वहां पे ना ब्लैंक माइंड हो जाते वहां हैं। पे ब्लैंक हो जाता है। उस कोई सर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अपना काम है एग्जाम देना, और हमारे केवल अपने लिए, ऐसा नहीं है कि अपने को कंफ्यूज किया होगा, जो नहीं पढ़ा उसको और कंफ्यूज किया होगा। मोस्टली क्या ईपीएस ईपीएस अपन सुनते हैं, ईपीएस, ईपीएस, अर्निंग यस अर्निंग आई टू नो। प्राइस है ना। अर्निंग ऊपर लिखते डिवाइड बाय प्राइस एक करते ना, आई थिंक। आप मेरे को, तो यस, आप मेरे को 1-2 दिन पहले बता देते आपका एग्जाम है ना, तो मैं आपको हम्म कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता इस टाइप के, कि आने वाले जो चैप्टर्स है वहां से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आपको अब वैल्यू प्रिंसिपल ने भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया होगा, जो चैप्टर हाँ 10 है। हाँ, हाँ और इन्होंने उल्टा पूछा, प्राइस टू अर्निंग पूछ दिया। हाँ, वही अब करते हैं जनरली हम। अपन, और उसका फॉर्मूला पूछा, जनरली क्या करते ईपीएस के फॉर्मूला को ओके करते। हाँ, वो वहां तो पे वो प्राइस, वो तो प्राइस उल्टा टू ही अर्निंग के प्राइस पूछते टू लिए हैं। हम अर्निंग लोग को तो तो पहले प्राइस को मतलब ऊपर तो डालना पड़ता है, प्राइस, अर्निंग को नीचे रखना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो उल्टा ही पूछते हैं। अर्निंग पर शेयर पहले ढूंढना पड़ेगा ना हम लोग को हाँ प्राइस टू हाँ अर्निंग हाँ, करने के लिए। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। कल सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ, कि कभी भी अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है, तो जो बॉन्ड कम होता है, फेस ये आया क्वेश्चन बॉन्ड का मुझे। जो फेस वैल्यू है ना, वो डिक्लाइन होगा, ये यानी क्वेश्चन है कि ना, वो वाइस वर्सा रहता डिस्काउंट में ट्रेड करेगा। बट सर फिर उन्होंने ना जो अभी वो क्वेश्चन पूछा था ना, तो हाँ उन्होंने उसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। उन्होंने जस्ट पूछा था कि अगर अब हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसका हाँ, जो इशू प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब बिलो रहेगा, अबव रहेगा, ऑन द पार रहेगा। तो भी हम नहीं लोग को समझेगा कैसे कि हम लोग हाँ, को क्या एग्जैक्टली उन्होंने पूछा है। नहीं, उसमें पूछा था आपने जो क्वेश्चन भेजा था, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है,
तो बॉन्ड की जो वैल्यू है ना, वो जो बॉन्ड के प्राइस डिक्लाइन होता है, और जब बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं। उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होना। और अगर एक चीज और बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, एक मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपसे, ठीक है? उसका जो चैप्टर 1 है उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उस इस बुक से ज्यादा डिटेल बॉन्ड तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के जो वर्क बुक है उसमें दिया गया है, ठीक है? तो देखिए ये है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ईबिटा और पैट मार्जिन, ठीक है? फिर रिटर्न रेशो में आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROCE, दो रिटर्न। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन ROE तो आता ही आता है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। ROE का मतलब है कि हाउ बिजनेस एलोकेट इट्स कैपिटल, कैसे एलोकेट किया, कितना जनरेट कर रहा है प्रॉफिट। अगर allocator of capital would have higher ROE, means poor quality of business with would have low ROE, जिसका, ठीक है? तो सम ऑल्सो नोन एज आर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है? जैसे ROE निकालना है तो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, तो नेटवर्थ पहले निकालना होता है। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों को प्लस करके पैट से डिवाइड करना है, तो नेटवर्थ नहीं दिया गया है, इक्विटी कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस बता देता है। फिर बोलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? तो आपको पहले नेटवर्थ निकालना होगा, उसके बाद पैट से डिवाइड करोगे, तब ROE आएगा। कई बार क्या करता है, ROE नहीं पूछेगा, पैट पूछ देगा, ठीक है? जितना अच्छा ROE उतना अच्छा फॉर्म। इसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं। इसका जो पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ है ना, उसके फॉर्मूले को एक्सटेंड किया जाता है, तो पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू नेट सेल डिवाइडेड बाय फिक्स असेट इंटू फिक्स असेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, तो ROE आता है। इसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको अपन ये चैप्टर 10 में या इसी चैप्टर में शायद दिया है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उसमें अपन ड्यू पॉइंट एनालिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग इफिशियंसी कैसी है फर्म की, वो ROE कंसीडर करता है। ये सब पॉइंट जो है ना, ये किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये वर्कबुक के ही वर्ड्स वो यूज करता है। द इफिशियंसी विद द असेट आर यूज फॉर बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है? जब सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दिया गया रहेगा, नेटवर्थ पता है, असेट बैलेंस पता है, तब आप निकाल पाओगे ROE। ROCE किसमें? इबिटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? यूजिंग रेशो EBIT डिवाइडेड बाय calculate its percentage of money employed in the firm by way of both equity and debt। तो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला पूछता है कई बार, ROE का भी पूछता है, ROCE का भी पूछता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, वही नहीं समझ में आता, ठीक है? तो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या है बताइए, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। करंट मीन्स क्या होता है? 12 मंथ के अंदर की लाइबिलिटीज। हाँ, विद इन इन अ द वन वन ईयर, ईयर से कम हो। विद इन अ वन ईयर। हम्म। तो आपको यस। वो भी आपको जब चार्ट में दिया गया रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। तो करंट लाइबिलिटीज कहाँ से समझ में आएगा? जब आपने करंट लाइबिलिटीज के टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तब आपसे बनेगा ROCE निकालने, नहीं तो भूल जाओ, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन पे, ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूं कि इस चैप्टर को, अब देखिए प्री टैक्स वाला भी फॉर्मूला आता है ना, ये वाला प्री टैक्स मीजर का मुझे नहीं पता आया होगा, लेकिन प्री टैक्स पोस्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। प्री टैक्स मीजर एंड एनालिस्ट में वांट टू मल्टीप्लाई इट विद द 1 माइनस टैक्स रेट करोगे तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आ जाता है। ये भी कई बार आता है, छोटा सा पॉइंट है ना, ये भी वो पूछता है।